नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम, हेमंत भाई को जोड़िए, फटाफट स्क्रीन पे ले आइए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत आप सबने देखा होगा टीवी पे जब सीरियल आया। उस चीरहरण को देखते हुए दुर्योधन, दुशासन तमाशबीन ही नहीं बने थे, अट्टहास कर रहे थे। हरियाणा के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शहीद हुए पहलगाम में। उनकी पत्नी ने सबसे पहले ये बात बोली थी, सबसे पहले, कि वहां पर धर्म पूछ करके मारा गया। उस वक्त अंधभक्तों के लिए हिमांशी नरवाल, जो विनय नरवाल की पत्नी है, उस वक्त वो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार हो गई। उन्हीं के पीछे खड़े होकर के यानी छिप करके अंधभक्तों ने दो दो रुपए के, दो दो टके के जो ट्रोल्स हैं, इन्होंने देश में हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया, पहलगाम पर हिंदू मुसलमान। लेकिन जब वही हिमांशी नरवाल, वही शहीद की पत्नी, जब ये कहती है कि मुसलमानों और कश्मीरियों से नफरत का विषय नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन मुसलमानों से, कश्मीरियों से नफरत नहीं पैदा करना है, तो वो शहीद की पत्नी टारगेट पर आ जाती हैं, इन्हीं अंधभक्तों के, इन्हीं 2 टके के ट्रोल्स के। इनको कीड़ा, मकोड़ा, आप कुछ कहें, शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ये इतने निकृष्ट हैं, उनके निशाने पर। जो अविनाशी हैं, वो खामोश होते हैं, चुपचाप तमाशा देखते हैं। इस देश में शहीद की पत्नी का चरित्र हनन किया जाता है, चीरहरण किया जाता है, और सत्ताधीश खामोश होते हैं। वो तो धन्य हो, इसके लिए बधाई का पात्र है महिला आयोग, कि महिला आयोग ने कम से कम मुंह तो खोला। जो सच है उसके लिए बोलेंगे, मुंह तो खोला। उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मुंह खोला उसने, गलत ठहराया। मोदी जी दिन भर डोभाल, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, लगातार मीटिंग्स चल रही हैं मोदी जी की। किसी शहीद के घर, किसी मृतक के घर जाना तो बड़ी दूर की बात है। खिलाड़ियों से टेलीफोन पर बात करने वाले मोदी जी ने अब तक किसी के घर पर बात भी नहीं की है। राहुल गांधी कानपुर शुभम के घर गए, वहां पूरे परिवार के साथ बैठे। और अब जब हम ये शो लेकर के आ रहे हैं, उससे कुछ वक्त पहले राहुल गांधी हिमांशी के घर गए, शहीद नरवाल के घर गए, और 95 मिनट, 1 घंटे 35 मिनट उनके घर में बैठे रहे। नॉर्मली नेताओं का आना जाना कहीं भी ऐसे मौके पर, ये बहुत ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जाते हैं, लेकिन जाते हैं कैमरे के नजर में आने के लिए जाते हैं। 5 मिनट का वक्त देते हैं और बाहर आते हैं, फिर कैमरे पर वो दिखास छपास, फिर कैमरे पर बयान देते हैं, देश का ये होगा, वो होगा, हमने ऐसा कर दिया है, हम मदद करेंगे। राहुल गांधी न जाते समय किसी कैमरे पर बोलने आए, और 95 मिनट बैठने के बाद जब निकले तो कहीं कोई फुटेज, ये देश दरअसल फुटेज पे ही चल रहा है कि कितना फुटेज खाया जाए, कुछ भी नहीं बोला। दीपेंद्र हुड्डा को थोड़ा सा, वो कैसे मौका गंवा देते, तो उन्होंने थोड़ा बहुत बोला, लेकिन बहुत छोटा सा हिस्सा बोला कि आज हम कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे। यहां तक कि सवाल हुआ कि ट्रोल्स ऐसे ऐसे टिप्पणियां कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, इस पे कोई बात आज हम नहीं करेंगे। हालांकि कम से कम कैमरे पे आ गए, कैमरे पे नहीं आते तो और हम तारीफ कर देते उनकी। लेकिन राहुल ने कैमरे से दूरी बना के रखी। जो फोटोग्राफर्स, मीडिया कर्मी थे, उन्होंने जो फुटेज बना ली, बस वही मौजूद है। मैं फुटेज दिखा देता हूँ। कंट्रोल रूम, प्ले करिए राहुल गांधी के पहुंचने वाला, जो वो घर पहुंचे हैं, पहुंचने से लेकर निकलने तक की सारी फुटेज जो बनाई है मीडिया कर्मियों ने, वही फुटेज है। ये निकले सीधे, उस समय भी वहां पर तमाम मीडिया कर्मी थे।
उस समय भी कोशिश की जो है बात करें, उन्होंने बातचीत नहीं की, सीधे घर के अंदर चले गए और निकले, फिर वापस चले गए। बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए। वो बहन है जो घर में बैठी थी राहुल गांधी के साथ, दादा-दादी बैठे थे, माँ बैठी थी शहीद विनय नरवाल की। वही बहन है, जिस बहन के पूरे स्टेटमेंट को मैं पढ़ रहा था, तो खुद पर काबू करना मुश्किल हो रहा था। वो बहन जिसने बताया कि मेरा भाई मुझे कभी आग के पास नहीं जाने देता था और आज आग के पास चिता देने के में जब आग दी गई, तो आग देने के बाद मैं उस आग के पास खड़ी हूँ, मुझे आग के पास नहीं जाने देता था मेरा भाई। मुझे रोने नहीं देता था, मेरी आँखों में आँसू देखता था तो रो पड़ता था मेरा भाई। आज मैं रो रही हूँ और मुझे चुप करवाने वाला मेरा भाई नहीं है। उस शहीद की पत्नी को इन कीड़ों ने, इनके लिए तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं, क्या कहें। इन्होंने उसको भी नहीं, उसके भी चरित्र पर जो है लांछन लगाना छोड़ा नहीं। मैं इस विषय पे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, वक़्त वैसे भी ले लिया हूँ मैं। हेमंत भाई बहुत कुछ दिखाएँगे, ट्रोल्स ने क्या-क्या किया है वो भी दिखाएँगे और घर में राहुल के साथ अगर कुछ बातचीत की जानकारी है तो वो भी देंगे। हेमंत भाई 95 मिनट की मौजूदगी, मोदी जी तो तमाम और काम में व्यस्त हैं, लगातार मीटिंग्स में हैं, चलिए कोई बात नहीं, उनकी हम बात ही नहीं करेंगे। राहुल की ये उपस्थिति, ये अलग-अलग परिवारों से मिलना-जुलना, ये इस दौर में जहाँ पर ये गंदी नाली के कीड़े गंध फैला रहे हैं, उसमें कुछ तो राहत देने वाला है ना? आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए आशीष भाई, ये जो राहुल गांधी ने आज किया ना, और इससे पहले जो कानपुर में जो गए थे, वो एक नेता की संवेदनशीलता दिखाता है कि वो हुँ, बेशक लोकसभा विपक्ष का नेता हो, बेशक देश में नंबर 2 का नेता हो, उसके हुँ, बावजूद भी उसके अंदर इंसानियत और संस्कार, नैतिकता और संवेदनाएं किस तरह की हैं। ये आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सत्ता के साथ और इनके बीच में क्या फर्क है। ये भी हुँ, विदेश में थे, मोदी जी भी विदेश में थे। ये अमेरिका से बीच में यात्रा छोड़ करके आए। दिल्ली में पहले सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की, सुबह-सुबह आते ही, जेट लैग हुँ, वगैरह की कोई परवाह नहीं। शाम को ऑल पार्टी मीटिंग थी 23 को, उसमें बैठे और 24 को जब तक मैं और आप सुबह सैर करके वापस आए, तब तक ये अनंतनाग और श्रीनगर पहुंच चुके थे, घायलों से मिलने के लिए। आज जब हम बात कर रहे हैं, हालांकि लेफ्टिनेंट विनय की जो पूरी 13वीं थी, वो परसों हो गई थी शोक सभा। उसके हुँ, बावजूद वो आज पहुंचे उनके घर पे और पूरा 95 मिनट उनके घर पे रहे। उनके दादाजी, दादी, शहीद विनय नरवाल के दादा, दादी, माँ, चाचा और बहन सृष्टि, ये सारे थे। हिमांशी, चूंकि वो अपने घर गई हुई थी गुड़गांव में, शादी के बाद हुँ, जैसे वो गए हुए थे वहां श्रीनगर से, उसके बाद ये हादसा हो गया नरसंहार में। तो वो और उनके पिता, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता, वो आज वहां पे घर पे नहीं थे। तो हुँ, राहुल ने 95 मिनट वहां बातचीत की। सीधे सीधे एक सूत्री कार्यक्रम केवल उन्होंने सुना, पूरा घटनाक्रम सुना, उनकी बहन से, उनके दादाजी से, पारिवारिक पृष्ठभूमि पूछी, उनको ढाढ़स बंधाया, बताया कि हिम्मत रखिए और हम सब आपके साथ हैं, उन सबका हौसला बढ़ाया। और उस सारी बातचीत में केवल उन्होंने सुना कि क्या विनय नरवाल के बारे में क्या था, कैसे थे वो, क्या पढ़ाई की थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन सा वो किया, फिर सीडीएस में कैसे रह गए, फिर कैसे वो नेवी के अंदर चले गए, वो सारी बातचीत लगातार। इस दौरान चाय पानी का भी, जैसे चाय पी उन्होंने। और आपको पता है कि राहुल इस तरह के मौकों पर कभी पॉलिटिक्स नहीं करते। वो वहां से हुँ, निकले और चले गए, जैसे आए और गए, कोई उन्होंने बाइक तक देना उचित नहीं समझा, ना वो देते हैं इस तरह के मौके। वहां पे आपने कानपुर में भी देखा होगा, वहां भी उनका यही रोल था। परिवार ने जो कुछ कहा, वो आके दिल्ली में आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बेसिकली क्या है आशीष भाई, राहुल गांधी के यहाँ पे आने का मतलब, आमतौर पे हमारे यहाँ हरियाणा में परंपरा है कि 13वीं तक ही शोक सभा, शोक रहता है। उसके बावजूद वो क्यों आए? उनकी पार्टी के तमाम नेता जा चुके थे। और सिंबोलिज्म अगर आप देखेंगे तो वो भी कानपुर में एक, जो इसके नरसंहार के शिकार थे, द्विवेदी, उनके घर पे जाए थे, शिवम द्विवेदी के। उसके बावजूद उनको यहाँ क्यों आना पड़ा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। वो यहाँ पर केवल इसलिए आए, जिस तरीके से ट्रॉल सेना ने, जिसको आप कह रहे थे ना 1.5 पैसे 2 पैसे, ये बेसिकली परजीवी है, ये पैरासाइट है। इनके ये अंदर कीड़े इंसानी, गंदी नाली के। हाँ हाँ, इनके अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं है, कोई संवेदना नहीं है। राहुल गांधी को जो अब आना पड़ा 13वीं के बाद, शोक सभा के बाद, वो केवल इसलिए आना पड़ा कि जो हिमांशी और नरवाल का परिवार है, उनके प्रति सॉलिडरिटी दिखाने के लिए, कि देखिए आप अकेले नहीं है, हम आपके साथ हैं, किसी भी सुख दुख में, किसी भी उसमें। और यही कारण है कि उनको 95 मिनट तक वो बैठे रहे
और खासतौर पर सृष्टि से उन्होंने काफी बातचीत की, जो उनकी बहन है, क्योंकि हिमांशी नहीं थी वहां पर, तो उनकी बचपन की यादें, बहन भाई का प्रेम, उनका सारे जो भी कई चीजें होती हैं जो पिछले उसके जो सारी, वो सारी बातचीत। तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी का मानवीय पहलू दिखाता है, जो आज की राजनीति से मैदान है। कोई भी नेता आता है, आपने बिल्कुल इंट्रो में ठीक कहा, वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इतना ही करके सिंबोलिज्म किया और चले गए। 95 मिनट कोई आदमी नेता बन के नहीं जाता किसी का, माफ कीजिएगा, राजनेता बन के नहीं जाता, पारिवारिक सदस्य के तौर पर बैठता है। अगर कोई व्यक्ति इतनी देर बैठता, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, दिल्ली से ऑल द वे 4 घंटे का रास्ता करके वो आए, उसके बाद अब वो वापस निकले हैं 2:15 के आसपास। तो बेसिकली ये उनकी ह्यूमन वैल्यूज को दिखाता है। और जैसे उन्होंने कानपुर में कहा, जब वो शहीद की, वो जो शुभम द्विवेदी की धर्मपत्नी रो रही थी, तो उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली, कि मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, मेरी दादी और मेरे पिताजी के साथ भी यही हुआ है, यही हुआ, मैंने ये चीज बचपन में देखी थी। तो वो कहीं ना कहीं जो शहीद वाला कनेक्ट है, उस पीड़ा की जो समझ है, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने सारे देश के सामने भी रखा। ये सिंबोलिज्म नहीं है, ये सिंसियरिटी है, ये इंसानियत है कि आप नेता हो गए अपनी जगह पे, अपनी पार्टी के नेता हो गए, जो भी हो गए आपकी पोजीशन, लेकिन जब किसी शहीद का मामला आता है, शुभम द्विवेदी तो लेफ्टिनेंट भी नहीं थे, वहां से तो कोई वोट का भी उस तरीके का वो नहीं था, राष्ट्रवाद की भी कोई कहानी नहीं थी, वो तो बेचारे मेरे आप जैसे सिविलियन थे। उनके घर पहले गए और लेफ्टिनेंट वीरेंद्र नरवाल के घर बाद में आए, और वो भी इसलिए कि जिस तरीके की ट्रोलिंग की गई हिमांशी की, वो न भूतों न भविष्य है। और आशीष भाई, आप स्तब्ध रह जाएंगे, मैंने भेजा है आपको, आप देखिए इस गंदी नाली के कीड़े में कौन कौन शामिल हो चुके हैं। एयरफोर्स का विंग कमांडर, नेवी की बहन का, नेवी की, ये देखिए आप, केवल आप इसको कल्पना करके देख लीजिए, आपका शेर जाएंगे आप, सोच के देखिए आप, ये व्यक्ति, ये विंग कमांडर है, ये ट्रोल सेना की तरह, इसकी अगर आप ट्वीट्स दिखाएंगे तो आपका सिर शर्म से झुक जाएगा, और सेनाओं को भी सोचना पड़ेगा। ये देखिए क्या लिख रहा है वो, ओह द रीजन व्हाई शी इज सो सेक्युलर इज नॉट सो शॉकिंग, द गर्ल हु हैज गिवन हर चेस्टिटी टू मुस्लिम वुड नेवर कंडेम मुस्लिम्स, दैट्स द थंब रूल। इमेजिन कीजिए, भारत की फौज कब से सांप्रदायिक हो गया आशीष भाई। हर थिंकिंग अलाइंस विद एनिमीज ऑफ आवर नेशन एंड सपोर्ट्स जिहादी नैरेटिव, दैट्स इट, दैट इज व्हाट इज सब्सटेंशियल, रेस्ट ऑल इज टेम्परेरी। ये श्रीमान जी लिख रहे हैं, विंग कमांडर साहब, रिटायर्ड है ये रक्षा मंत्री के साथ इनके फोटोग्राफ्स देख लीजिए, आप सोच लीजिए क्या है ये। जिस देश के रक्षा मंत्री के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी है, ये व्यक्ति उनके साथ बैठा हुआ है। केवल कल्पना कीजिए इस घटना की। और बाकी तो आप जो 1.5 रुपए 2 रुपए, ये तो पेंशन भी लेता होगा, विंग कमांडर है भाई। और देश की सैन्य विधवा के खिलाफ, जिसकी बेचारी की शादी को, उसकी मेहंदी भी नहीं सूखी थी, 7 दिन नहीं हुए थे, उसके बारे में इस तरह की सांप्रदायिक टिप्पणी, एक एक्स आर्मी अफसर, अनबिकमिंग ऑफ ए कंडक्ट। छोड़िए आप फौजी अफसर, एक इंसान के नाम पर कलंक है आदमी, और अकेला नहीं है, ऐसे हजारों हजार है। और मुझे ये अभी बताया गया जब मैं शो पे आ रहा था, कि आज जो ये राहुल गांधी गए वहां से निकले, उसके बाद फिर से नए सिरे से ट्रॉलिंग शुरू हो गई दीपेंद्र हुड्डा की भी, ये राहुल गांधी को लेकर के आए हैं वहां पर, और इस हिमांशी के घर पर। उनको विनय नरवाल से कोई मतलब नहीं है, उनको सेना से कोई मतलब नहीं है, उनके राष्ट्रवाद कहाँ चला गया। अब वहां पे ट्रोलिंग कर रहे हैं कि राहुल गांधी वहां पर क्यों आए और दीपेंद्र हुड्डा को क्यों लेकर के, ये ट्रोलिंग शुरू हो चुकी है जब मैं बात कर रहे हैं। ये स्थिति देश की लाके खड़ा कर दी है, ये राष्ट्रवाद है। आप सारे ट्वीट दिखाइएगा, वो राष्ट्रवाद और सनातन। इस देश में प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, इस तरह की आईटी सेल जिसकी है, वो प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, उस देश का आईटी मंत्री क्या कर रहा है, इस देश का रक्षा मंत्री क्या कर रहा है, हिंदुत्व। जी सोचिए आप, ये देश में हिंदुत्व मजबूत कर रहे हैं, ये सनातन को मजबूत कर रहे हैं, ये लोग, ये इंसानियत के नाम पर कलंक है आशीष भाई। और इन सब का आप सोचिए, अगर मैं और आप अगर 2 लाइन इस तरह की कोई बात हल्की सी भी कोई, क्योंकि हम तो सवाल पूछते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल बैन कर दे। और इनके यहाँ आईटी मंत्री ने कितने अकाउंट बंद करा दिए अब तक, कितने ट्रॉल्स के आज तक अकाउंट बंद कराए, जरा बता देंगे। अरे वही तो गंगोत्री है इन कीड़े मकोड़ों की, इन कीड़े मकोड़ों की पैदाइश उसी नाले में हो रही है। अब वो अभी मैं बताऊं, आज अभी एक कार्यक्रम और करना है, मैं ये अभी अभी फिर धमकीबाजी चल रही है, चिट्ठीबाजी चल रही है बंद करवाने के चैनलों को, जो सवाल पूछ रहे हैं। कहा जा रहा जो पहलगाम के बाद जो राष्ट्रद्रोही की तरह सवाल पूछ रहे हैं, मतलब देशद्रोही की तरह सवाल, मतलब मोदी जी से सवाल पूछना राष्ट्रद्रोह है। मोदी जी की सरकार का नकारापन, निकम्मापन अगर कोई बता दे तो वो देशद्रोही है।
कोई भी व्यक्ति अगर इस देश में सामाजिक समरसतक बात कर लेगा तो उसके चरित्र हनन उसका किया जाएगा, उसके घर खानदान को गाली दिया जाएगा। यही है, ये विंग कमांडर, इन सबको बना लो उसी कमांडर। ये अब इसका इन सबका इतिहास खंगालना पड़ेगा। ये इतने निकृष्ट, नीच, घटिया इंसान है ये सब कि इंसान, मैं क्षमा मांगता हूं, इंसान नहीं है ये सिर्फ निकृष्ट, नीच, घटिया हैं, इंसान तो है ही नहीं है। अगर पशुओं से तुलना करें तो पशु इनसे बहुत श्रेष्ठ, बहुत उत्तम निकलेंगे। ये पशुओं से भी गए गुजरे हैं, सब पशुओं से गए गुजरे हैं। ये जरा दिखा दीजिए, जो है हेमंत भाई ने जो चीजें प्रोवाइड करवाई है, दिखाइए सब। हेमंत भाई आपके हवाले, आप बोलिए। ये आप सोचिए कि ये किस तरह की, मतलब बेसिकली उस लड़की ने क्या कहा। वो एक फौजी अफसर की बेवा है, 10 दिन पहले उसकी शादी नहीं हुई, और वो ये कह रही है कि कश्मीरियों और मुस्लिमों को निशाना बनाने की उसने आपत्ति की कि ये मत कीजिए, वो भी हमारे भाई है। इसमें क्या गलत कहा उसने? वही लड़की वो भी थी जिसने शुभ से पहले जो इस पूरे नरसंहार का चेहरा बनाई, राइट विंग ने क्या कहते हुए, जब हिमांशी ने पहली टिप्पणी वहां पर क्या की थी कि धर्म पूछ करके गोली मारी है, तो पूरे राइट विंग का प्रोपगेंडे का 2 दिन वही चला कि धर्म पूछ के गोली मारी है। ऑफिशियल हैंडल छत्तीसगढ़ बीजेपी, उसने उसके ऊपर मीम से बना करके पता नहीं क्या क्या किया। और जैसे ही उस लड़की ने ये कह दिया कि कश्मीरी और मुस्लिम नहीं है, वो इन सबके टारगेट पे आ गई कि यानी कि वो इनके प्रोपगेंडा की जो मशीनरी है उसमें वो सूट नहीं करती थी। और उसके लिए चॉइसेस्ट ऑफ एब्यूसेस, उसके करेक्टर पर लांछन, उसकी देखिए, उसके पति की तो निरशन सत्या की पाकिस्तान के आतंकी होगी, और जो इस महिला की चरित्र हत्या की वो ये मौखिक आतंकी नहीं है तो क्या है ये? क्या इसको राइट विंग का सपोर्ट नहीं है? महिला आयोग ने, आपने उसकी प्रशंसा कर दीजिए, माफ कीजिएगा मैं सहमत नहीं हूं। महिला आयोग ने, मैंने भेजा, आप उसको दिखाइए, उसका ओपनिंग सेंटेंस पढ़िए क्या है। ओपनिंग सेंटेंस में लिखा कि धर्म पूछ करके गोली मारी है। मैंने एनसीडब्ल्यू का ट्वीट भेजा है। इसके बिना भी काम चल सकता था ना। जम्मू कश्मीर में के पहलगाम आतंकी हमले में देश के अनेक नागरिकों की हत्या कर दी गई। इस हमले में अन्य लोगों के साथ लेफ्टिनेंट नवाजी से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी गई। धर्म पूछकर, फोकस किस पर है? धर्म पूछकर। ये है अनफॉर्चुनेट। अगर इस लाइन के बिना भी काम चल जाता ना, ये सेंटेंस क्यों जोड़े धर्म पूछकर? नहीं, उससे भी इंपॉर्टेंट एक जगह मैंने, अब और आपने रखा सामने तो मैंने भी पढ़ लिया, उससे भी इंपॉर्टेंट एक लाइन है जिसको अंडरलाइन करिए। किसी भी प्रकार की सहमति या असहमति सदैव शालीनता और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर व्यक्त करना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग महिला की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। किसी प्रकार की सहमति या असहमति सदैव शालीनता और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर व्यक्त किया जाना चाहिए। यानी असहमति कि कश्मीरी और मुसलमानों को टारगेट नहीं करो, मिलजुल के रहो, इससे असहमति आप व्यक्त कर सकते हैं, इससे असहमति व्यक्त कर सकते हैं। गाली गलौज न करें तो असहमति व्यक्त कर सकते हैं। इससे असहमति व्यक्त करने का अगर कोई संवैधानिक निकाय, कोई जो है कानूनी निकाय, कोई एजेंसी, सरकारी एजेंसी कोई भी हो, वो अगर ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहा कि नहीं, हिंदू मुसलमान कश्मीरी सब मिलजुल के रहें, किसी टारगेट मत करिए, अपने देश के भीतर किसी को टारगेट मत करिए, अपने देश के भीतर डिवीजन मत पैदा करिए, नफरत मत पैदा करिए, तो उससे असहमति आप रखिए। सवाल बस सरकार से पूछेंगे तब सब गड़बड़ है। बस सरकार से सवाल मत पूछिए। ये गिद्धों की टोली ये लोकतंत्र को नोच रही है हर दिन। हेमंत भाई, एक बात और मैं और ऐड कर दूं आपको सवाल के साथ ही। बड़ी बात यह है कि अभी तक तो कहीं गए नहीं हैं हमारे प्रधानमंत्री जी किसी के यहाँ। हमने हालांकि पहले बहुत सारे इवेंट मोदी जी के देखे हैं। एक राहुल के इस पूरे कार्यक्रम में, चाहे वो शुभम वाला हो चाहे ये, एक और खूबी मुझे देखने को मिली। कोई कैमरामैन, मतलब भीतर शूटिंग नहीं हुई है, 95 मिनट शूटिंग नहीं हुई है। अगर इसका अंदर का कोई फुटेज आएगा तो जो अंदर के लोग मोबाइल से किसी ने बना लिया होगा, अपने मोबाइल से कि चलो राहुल बैठे हैं और पीछे से कोई मोबाइल ऑन करके बना लिया हो, वो भले है। बाहर सबके सब इंतजार करते रह गए। और आप हमारे परम आदरणीय मोदी जी के इवेंट्स ध्यान रखिए, वो घर में जब अपनी माता जी पैर छूने जाते थे तब भी 5-6 एंगल से कैमरा मौजूद रहता है, 5-6 एंगल से। वो खाना खिला रहे हैं, किताब ले रहे हैं, वो आशीर्वाद दे रही है माँ सर के ऊपर हाथ रख के, 5-6। अगर मतलब कैमरों के बगैर उनका संसार ही अधूरा है। तो ये मुझे खूबी एक नजर आई
कि कोई कैमरा नहीं, ना कोई शूटिंग वहां पर, ना कोई बाहर आते। अब तक कोई फुटेज, वो जो बाहर का फुटेज दर्जनों सैकड़ों मीडिया कर्मियों ने बनाया है, वही फुटेज मौजूद है। बाकी कोई अंदर का फुटेज नहीं है कि अंदर बैठे कहाँ क्या बातचीत की। हो सकता है आगे आए हुए तो मोबाइल से किसी ने घर में बनाया होगा, जैसे होता है, तो वो भले मिल जाए। हेमंत भाई। नहीं आशीष भाई, मेरी जो चिंता है ना वो ये है, बेसिकली मैंने एक आपको स्पेसिफिक वो भी भेजा है, जो हिमांशी की चरित्र हत्या की गई है उस पे अभी तक पूरे प्रधानमंत्री जी की कंप्लीट चुप्पी है। उनके कैबिनेट में जितनी महिला मंत्री हैं, जितनी महिला मंत्री और जितने भाजपा नेता हैं, किसी एक का बयान दिखाइए कि हिमांशी का ट्रोल गलत किया गया है, एक का। और हमारी पूरी की पूरी तीनों सेनाओं में से किसी ने आज इस पर आपत्ति की हो? ऑल आर वाचिंग साइलेंटली। नीचे दिखाइए इसमें किसी सैन्य अधिकारी ने किया हो, सर्विंग या रिटायर्ड। केवल और केवल आपको ध्यान होगा, नेवी चीफ थे हमारे एडमिरल रामदास, उनकी 13वें नेवी चीफ थे, और उनकी जो पत्नी है वो देश के पहले नेवी चीफ की बेटी है। तो पहले नेवी चीफ की बेटी और 13वें नेवी चीफ की धर्मपत्नी, उन्होंने हिमांशी को चिट्ठी लिखी, उनके शौर्य की, उनके साहस की, उनकी इंसानियत की, उनकी सहनशीलता की, और ऐसे में उनके देश प्रेम की। जैसे उन्होंने कहा कि मुस्लिम और कश्मीरी मत करिए, उन्होंने प्रशंसा की। किसी सर्विंग फौजी अधिकारी, किसी रिटायर्ड अधिकारी कोई उसके साथ नहीं खड़ा हुआ अब तक, एज पर रिकॉर्ड। मोदी सरकार के किसी मंत्री ने ट्वीट किया हो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो आईटी मंत्री है, इस देश के अंदर पूरा निगरानी तंत्र है ना। आशीष चित्रांशी 2 लाइन लिख के दिखाओ, मैं आपको अभी बताता हूं आपका क्या हाल करेंगे। आपका सारे तो सिस्टम ब्लॉक हो जाएंगे, और ऊपर से आपका जो देशद्रोह का केस दर्ज होगा वो अलग से होगा। एक शहीद की विधवा को, एक युवा लड़की को जिस तरीके से मैसिव एन मास ट्रोल किया गया, आईटी मंत्री ने, मुझे बता दें जरा कि इस पर कोई निंदा की? 1, किसी के खिलाफ पर्चा दर्ज कराया? 2, कितने हैंडल ब्लॉक कराए? 3। और महिला आयोग केवल ये ट्वीट करके छोड़ रहा है, उसने स्वतः संज्ञान लेकर के पर्चा दर्ज क्यों नहीं कराया? क्या उसको पावर नहीं? 1 मिनट में किसी विपक्ष की सरकार में कहीं कुछ होती है, 2 मिनट में रिपोर्ट बना के दे देते। आपको पता है वेस्ट बंगाल के अंदर अभी हिंसा हुई थी, याद है आपको? वहां के गवर्नर मौके पे पहुंच करके, उनको किसी ने नहीं कहा, मुख्यमंत्री ने उनसे रिक्वेस्ट की हाथ जोड़ के कि आप अभी मत जाइए, अभी मैं भी नहीं जा रही, 2-4 दिन थोड़ा माहौल ठीक होने दो। उसके बावजूद वो गए और वहां की हिंसा की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी। मानते हैं आप इस बात को? कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर इज ए यूनियन टेरिटरी, वहां पर जो मुख्यमंत्री चुना हुआ जरूर है, उसके पल्ले होमगार्ड की बदली नहीं है। वहां का पूरा सिस्टम लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्रीय गृह मंत्रालय, इन 2 केंद्र है। कोई पावर नहीं है किसी की। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित शाह की है या मनोज सिन्हा की। वहां क्यों नहीं गए वो जरा मौके पर? आप बता सकते हैं मुझे कारण? बंगाल के अंदर तो आपने रिपोर्ट दे दी फटाफट, यहाँ की रिपोर्ट कौन देगा कि पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं थी? पहलगाम में इंटेलिजेंस इनपुट था या नहीं था? था तो किसकी जिम्मेदारी, किसने एक्शन नहीं लिया? नहीं था तो किसने नहीं वो इनपुट दिया, उसकी क्या जवाबदेही? कोई सवाल जवाब है क्या? और आप सवाल पूछेंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। और इस महिला के साथ, हिमांशी के साथ जो कुछ किया जा रहा है, उस पर सब मौन है। तो ये जो दोहरे मानदंड है आपके, इसको ये सारा देश देख रहा है। आपने तमाशबीन जनता पैदा की, आपको मुबारक। तमाशबीन जनता को तमाशेबाज राजा मुबारक। मुझे और आपको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस देश के मान सम्मान, इस देश के संस्कार, इस देश की बहु बेटियां, उनके, वो सब की बहु बेटियां हैं, वो हम सब की बहु है। मेरे घर में भी बेटी है, मेरे घर में भी बहुएं हैं। हम कब कल्पना कर सकते हैं किसी के बारे में इस तरह के शब्द प्रयोग करें? उसको, महिला को, बेमानसी को कह रहे कि अशुभ है, डायन है, अपने पति को खा गई। ऐसे ये है हिंदू सनातनी जो ये बकवास लिख रहे हैं पिछले 4 दिन, और आज उसकी राहुल गांधी की देवेंद्र हुड्डा की टॉलिंग शुरू कर दी। इनका तो कोई अंत नहीं है। नहीं, ये कहते हैं ना भाई, मेरे कहने से आपके आज की तारीख में सनातन के राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की, जो आज का राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जिस पर 56 इंच छाती बन रही है ना, ये इतना घिनौना इसका चेहरा है कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। सैला नेगी नैनीताल में हमने देखा ना, बहन बेटियां नहीं, ये कितने मतलब घटिया, कितने घिनौने हैं। इनकी रैलियां देख लो आप, उसमें बाबर डाबर क्या क्या करते हैं। इनकी रैलियां देखो, खाली चीख चीख के 200-400 की भीड़, वो गालियां देती है माँ बहन की। माँ बहन की गाली देने वाला, और क्या कहेंगे, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब भाषणबाजी करना होता है, ये भी लिखना पड़ता है। अगर टीपीस हटा दिया जाए तो यत्र और तत्र का फर्क ही नहीं पता है इन सबको।
और ये कहेंगे शक्ति, वो राहुल गांधी ने कह दिया था शक्ति, वो शक्ति का भाव अलग था, लेकिन शक्ति पर, हिंदुत्व पर हमला हुआ। अरे शक्ति, जो यही मोदी जी थे, मुझे याद है संसद में, आपको याद होगा, कहे शक्ति मतलब हिंदुत्व पर अटैक हुआ है। देखो शक्ति वो है हिमांशी नरवाल, वो है शक्ति स्वरूपा, इस शक्ति लड़की के स्वरूपा इस वो है। लड़की के हिमांशु जो नरवाल थे, लेफ्टिनेंट जनरल नरवाल, उनके दादा सेना में थे, उनके नाना सेना में थे। ये लड़की झज्जर की है बेसिकली, मूल रूप से अभी गुड़गांव में रहते हैं, झज्जर के माचरौली में रहती है। पूरा आर्य समाजी परिवार है। उस परिवार के ऊपर आज क्या बीत रही होगी जब उसकी बेटी के बारे में इस तरह की चॉइसेस ऑफ अब्यूसेस। आप सोचिए केवल, मतलब शहर जाते हैं हम, यार ये क्या हो रहा है, ये देश कहाँ पहुंच गया, और इसको कोई रोकने वाला नहीं है। आईटी सेल इस तरीके से खुला रंगा नाच कर रही है। आपने क्यों नहीं ब्लॉक करवाया भाई अब तक उन सारे हैंडल्स को? क्यों नहीं? अगर आप 4 को अंदर ठोक देते ये शुरू होते ही, तो किसी की मजाल वो एक लाइन लिख दे। सोचिए केवल, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं मुख सहमति है। इसका तो मैं तो यही अर्थ निकालूंगा, कम पढ़ा लिखा आदमी, मुख सहमति है कहीं ना कहीं, नहीं तो आप रोक देते। इतना बड़ा सत्ता तंत्र, कोई सांस भी आपसे बिना पूछे नहीं ले सकता, और एक शहीद की बेवा के साथ आप इस तरह की व्यवहार करेंगे। और वहां पर जाकर के उस लड़की ने जब बताया, सृष्टि ने, आपको याद होगा वो सीन जब नायब सिंह सैनी जब वहां गए थे संस्कार पे, और वो बच्ची कैसे चीख रही थी, वो कैसे चीख रही थी वो बच्ची, वो आज तक बर्दाश्त नहीं होता। वो कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक, कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। जस्टिस मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। I want them dead. जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो dead चाहिए। बिल्कुल वो मरेगा, वो मरेगा जिसने मारा, वो मरेगा। 1.5 घंटे कोई नहीं, कोट एंड कोट सुनिए ध्यान से, उसने क्या 1.5 घंटे जिंदा था मेरा भाई। हाँ, वो क्या कह 1.5 घंटे कोई नहीं आया, कोई आता तो जान बच जाती। माननीय मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, जस्टिस मिलेगा। मैं कह रहा हूँ यह हादसा क्यों हुआ, इस नरसंहार का दोषी कौन है? वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी? इंटेलिजेंस जो इनपुट था वो था या नहीं था? था तो किसकी जिम्मेदारी, सुरक्षा क्यों नहीं थी? और नहीं था तो इंटेल के खिलाफ आपने क्या किया? है कोई जवाब? आपकी यूनिफाइड कमांड क्या कर रही थी? वो मरेगा। अरे यार, वो मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि जस्टिस की जरूरत क्यों पड़ी? कश्मीर की सरकार, केंद्र की सरकार पिछले 2 साल से क्या रट लगा रही है? वैसे तो 317 हटाने के बाद से एक ही बात चल रही है कि वहां पर स्थिति नियंत्रण में है। अगर नियंत्रण में है तो वहां जो 1-1, 2-2 हत्याएं हो रही थी आइसोलेशन में, आतंकियों ने केवल अपना एरिया बदल दिया था। दे वर वेरी मच एक्टिव। उसके बावजूद भी पूरे सत्ता तंत्र का जोर किस बात पर था? सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। वैसे में रिकॉर्ड संख्या में पूरे देश के सैलानी गए। जब सैलानी गए, उनकी सुरक्षा का जिम्मा किसका है? अगर सब नॉर्मल है तो यह हादसा कैसे हुआ, नरसंहार कैसे हुआ? इसका दोषी कौन है? उसको कब फिक्स करेंगे? उसकी जवाबदेही कब तय होगी? मेरा सवाल का ये जवाब चाहिए मुझे। जो वो बेटी सृष्टि पूछ रही है, वो मर जाएगा, ठीक है यार, आतंकी है, उसको मरना ही है, आज नहीं तो कल मरेगा वो, लेकिन इसका भाई क्यों गया? उसका दोष किसके सिर पे है? वो 26 माएं जिनके लोग चले गए, उनका जिम्मेवार कौन है? ये नायब सिंह सैनी ने नहीं बताया, ये प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं बताया, ये रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने नहीं बताया कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट एंड व्हाई। यही तो नहीं पूछना है हेमंत भाई। वो मरेगा, ठीक है, बेटा मेरा क्यों मरा ये बताने का नहीं, ये पूछोगे आप तो गुनाह हो जाएगा, यही तो गुनाह हो जाएगा। और उसके आगे की बात आप, मैं तो उससे आगे साहब कहता हूं, उससे आगे ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है ना, जब उस बीटीएस कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था, उस पर ये ट्रोल्स वो कर रहे हैं, छीटाकसी गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, कितने मुकदमे करवाए। अभी भाजपा के एक नेता पे अभी मैं मोदी पर कुछ आपत्तिजनक बोल दूं, 1 मिनट में जो बोल रहे हैं उतने हजम नहीं होता है, उतना ही नहीं हजम होता। अभी देखिए मिनटों के अंदर मुकदमा होगा, नंबर किसका नंबर ज्यादा है, नंबर बढ़ाने के लिए कौन मुख्यमंत्री ज्यादा मुकदमे ठोकता है। उस शहीद की पत्नी विधवा, उस पर जो टिप्पणी हो रही, कितने मुकदमे करवाए, ये नायब सिंह सैनी जवाब है। इंसाफ होगा? अरे क्या करोगे तुम? इंसाफ करने लायक ही नहीं हो, इंसाफ का मतलब नहीं पता है। मैं हेमंत भाई, मैं मेरे सामने खुला है, मैं जो पढ़ रहा था, मैं दर्शकों से क्षमा आपको बोलना है, लेकिन मैं पढ़ के खाली सुनाता हूं, हो सकता है किसी को समझ में आए ना आए, लेकिन मुझे ये लगा तो मुझे लगा कि पढ़ के बताना चाहिए।
रस्म पगड़ी के दिन सृष्टि ने जो बोला था, रस्म पगड़ी पर बोलते हैं, जो बोला था उसने, वही मैं शब्द बता रहा हूं। उसने कहा, आज यहां पहुंचे लोगों से पता चलता है कि आप लोग विनय से कितना प्यार करते हैं। पिछले 12-13 दिनों से हमारे घर पर बहुत लोगों का आना जाना हो रहा है, जिससे परिवार को खूब हौसला मिल रहा है। विनय लेफ्टिनेंट होने से पहले वह मेरा बड़ा भाई रहा है। डियर विनय, मेरे भैया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस भाई ने पैदा होते ही मुझे अपने गोद में खिलाया, मैं उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा में उसे कंधा दूंगी। जिस भाई ने मुझे पटाखों के शोर से हमेशा बचा कर रखा, उसी भाई की शहादत की अंतिम सलामी की गूंज आज तक मेरे कानों में गूंज रही है। जिस भाई ने कभी मुझे आग के नजदीक नहीं जाने दिया, उसी भाई को मैंने अपने हाथों से अग्नि दी। जो भाई मुझे कभी रोता हुआ नहीं देख सकता था, जिसे मुझे रोते हुए देखकर उसे रोना आ जाता था, आज मैं रो रही हूं तो वह है ही नहीं मेरे आसपास मुझे चुप कराने के लिए। सच बोलूं तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि वो जो हमारे साथ हो गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, शायद परमात्मा की यही मर्जी थी। जब तक मैं रहूंगी, विनय रहेगा, वो अमर रहेगा। वह हम सबके अंदर है। वह पूरा देश जिसे उसकी वर्दी और शहादत से जानता है, उसे हम परिवार वाले उसके उसके दिल से जानते हैं। जितना बड़ा उसका कद था, 6 फीट 3 इंच, उससे लाख गुना बड़ा उसका दिल था। एक निराला बचपन था, एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसके अंदर हमेशा कुछ बड़ा करने का जुनून था। मम्मी पापा की जान, पापा का दुलारा और दादू दादी की जीने की वजह, वह हमारा सब कुछ था। ऐसा लगता है मेरे शरीर के अंदर से किसी ने मेरा अंग ही अलग कर दिया हो। मुझे एक बात याद आ रही है कि चूरमा उसका फेवरेट डिश होता था। जब हम छोटे होते थे तो माँ चूरमा खिलाती थी। थोड़े बड़े हुए तो भाई हमें चूरमा बनाकर खिलाता था। मैं उसे हमेशा कहती थी कि भाई, जब तेरे बच्चे होंगे तो मैं उन्हें चूरमा खिलाऊंगी। विनय जब कोच्चि से छुट्टी पर आता था तो दादू और दादी को कभी नहीं बताता था। रात में उनके बीच सो जाता और सुबह जब उसकी आंखें खुलती तो विनय को बीच में पाते। उसे सरप्राइज करने का बहुत शौक था। हम पिछले कुछ महीने से विनय और हिमांशी की शादी की तैयारियों में इतने खुश थे कि उसका कोई ठिकाना नहीं था। फिर एक पल में 22 अप्रैल को हमारी जिंदगी पलट गई। जब वह छोटे थे तो बहुत बार एलओसी कारगिल मूवी देखते थे। ये मेरे भाई की फेवरेट मूवी थी। भाई मुझे कहते थे कि सृष्टि, तेरा भाई भी एक दिन ऐसे ही तिरंगे में लिपटा हुआ आएगा। मैं उन्हें बहुत डांटती थी। हेमंत भाई। हम्म हम्म नो वर्ड्स, सॉरी। ये क्या पैदा कर दिया इन सब ने देश में? किसे पैदा किया है? ये कीड़े मकोड़े नाली के, मतलब बजबजाती नाली में भी ऐसे कीड़े मकोड़े नहीं होते होंगे जो उस परिवार पर, उस शहीद की पत्नी पर छीटाकशी कर रहे हैं। फाइनल कमेंट हेमंत भाई, फाइनल। आवाज आ रही है आशीष भाई? बोलिए बोलिए बोलिए। आशीष जी, ये सब सुनने के बाद जो संस्मरण है सृष्टि के, उसके बाद कहने को कुछ नहीं बचा। लेफ्टिनेंट वीरेंद्र माल को और जितना इस नरसंहार के शिकार हुए उन सभी को विनम्र श्रद्धांजलि। और देश में किसी और के भाई के साथ ये ना हो, कम से कम मोदी सरकार, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, उन सब से आग्रह, विनम्र आग्रह कि इसके लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वो करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, किसी को, आतंकी को मार देने से
किसी का भाई वापस नहीं आता आशीष जी, कभी नहीं आता। हमारी सुरक्षा, अब तो मोदी जी को 11 साल हो गए, तीसरी टर्म है। हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश की जो बॉर्डर्स है, उनके बीच में परिंदा पर ना मर पाए। मोदी जी मुख्यमंत्री बनने से, प्रधानमंत्री बनने से पहले यही सब कहते। क्या वो उस तरफ ध्यान देंगे? क्या वो विनय नरवाल को आतंकियों ने मार दिया, उनकी धर्मपत्नी की चरित्र हत्या ट्रॉल सेना दक्षिणपंथी कर रही है, मोदी जी की ट्रॉल सेना, क्या उस पर वो कोई प्रभावी चेक लगा पाएंगे? अगर ये घटनाक्रम, अगर इसमें देश की कोई मदद कर सके, तो मुझे लगता है कि ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी सरकार की भी, कि वो बेलगाम ट्रॉल सेना को, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये भस्मासुर है आशीष भाई। ये आज विमानशी के पीछे है, ये कल किसी के भी पीछे होगी। आपने जब जातीय जनगणना की बात की, अगर आपको याद हो, सरकार ने फैसला किया, तो उस समय सरकार के साथ इसी ट्रॉल सेना ने क्या किया? वो भस्मासुर है, उसने उधर मुंह कर लिया, फिर उनको नया नैरेटिव देना पड़ा हिंदू मुस्लिम का आपको, फिर वो वापस अपनी जगह पर आए। तो मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है कि इस देश का जो नैरेटिव है, इस देश का जो संवाद है, उसका स्तर कायम रखने के लिए जो कुछ उससे बन पड़े उसको करना चाहिए। सभ्यता, शालीनता, मर्यादा, संस्कार, ये हमारी मूल अवधारणा रही है, हमारी पहचान रही है। सरकार को पहले रीस्टेब्लिश इसको करना चाहिए, हिंदुत्व भी मजबूत हो जाएगा और सनातन भी मजबूत हो जाएगा। किसी हिंदुत्व, किसी सनातन के अंदर गाली गलौच, इस तरह की जलालत, शर्मनिरपेक्षता, बेहूदगी कहीं नहीं लिखी हुई। किसी के साथ नफरत करना हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ। हम तो सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं। मोदी जी रोज टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ के बताते हैं, कभी अंदर से निकले तो पता लगे। तो ये मौका है, अपना कोर्स करेक्शन करें, अपनी पूरी ट्रॉल सेना को कंट्रोल करें, वरना ये भस्मासुर है, इसका मुंह किस तरफ हो जाएगा और बाद में पछताना बहुत पड़ेगा। मेरा तो केवल इतना ही कहना है। कोर्स करेक्शन की उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि कोर्स ही यही है, इसी कोर्स की तो पढ़ाई ही की है और यही कोर्स चलाना है। कोर्स करेक्शन की उम्मीद तो इनसे बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जरूर कहूंगा, ये मैं देश के सामने आज याद दिलाऊंगा, तमाम पॉडकास्ट, एक पॉडकास्ट मैंने सुना था, शायद और भी कहीं बोले हो, लेकिन एक में सुना था कि बताए थे कि नवरात्र में 9 दिन उपवास रखते हैं, 9 दिन उपवास रखते हैं। ये नवरात्र शक्ति की उपासना का पर्व है। माँ दुर्गा, शैलपुत्री, उनके अलग अलग 9 रूपों की आराधना होती है। माँ की आराधना, माँ की आराधना यानी शक्ति की आराधना, शक्ति की आराधना, स्त्री की आराधना। शक्ति की आराधना को 100% मैं ढकोसला मानूंगा अगर कोई राजा कहे कि मैं शक्ति का उपासक हूं और उसके राज्य में एक ऐसा झुंड हो जो सड़कों पर माँ बहन की इज्जत उतारता चले, उछालता चले, गाली गलौज, क्या क्या गालियां देते हैं ये जब निकलते हैं, और उस गाली के आखिर में जय श्री राम भी जोड़ते हैं। वो जब गालियों के साथ जय श्री राम जोड़ते हैं, तो अगर शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बे, मतलब मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, अगर आपकी वो शक्ति इस कलयुग में प्रभावी है तो संहार कर दो, नाश कर दो, समूल नाश कर दो, जड़ से नाश कर दो, जो घर की बहन बेटियों की इज्जत उछाल करके हिंदुत्व और सनातन की रक्षा करने निकले हैं, समूल संहार कर दो इनका। इतना मैं सरकार से अब निवेदन नहीं कर सकता, मैं तो शक्ति स्वरूप मां जगदम्बा से ही अब ये निवेदन करता हूं। इजाजत दीजिए हेमंत भाई, फिर आएंगे, अगला शो हम लेकर के फिर आएंगे। नमस्कार।